Now we are going to start with the 9 techniques of FW Taylor. पहली टेक्निक देखिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक ऐसी टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर की जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ने ये बोला था द होल डिपार्टमेंट, देखिए देखिए पूरी कंपनी है, कंपनी में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। एफडब्ल्यू टेलर बोलता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कि एक पूरी कंपनी को दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाए। द होल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू टू डिपार्टमेंट्स। एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट। देखिए वो बोलता है पूरी कंपनी को दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाए। एक है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, दिस इज योर प्लानिंग डिपार्टमेंट, दिस इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग करोगे तो प्रोडक्शन करोगे गुड्स की, ठीक है। तो पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो कहता है ये प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बर्डन से दूर रहे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट की बर्डन से दूर रहे। और देखिए इस फंक्शनल फॉर्मेनशिप कंसेप्ट में जो एफडब्ल्यू टेलर है वो बोलता है कि ओवरऑल एक दो डिपार्टमेंट्स में टोटल 8 बॉसेस होने चाहिए, 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए। 4 बॉसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट के होने चाहिए एंड 4 बॉसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होने चाहिए। क्लियर? देयर शुड बी ओवरऑल 8 एक्सपर्ट्स, 8 बॉसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और वो सारे के सारे जो बॉसेस हैं वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए अपने अपने स्पेसिफिक जॉब में। प्लानिंग के 4, प्रोडक्शन के 4, 8 बॉसेस होने चाहिए। आप एक कंपेयर करते हैं एक प्रिंसिपल को, आपको याद है आपने हेनरी फियोल का एक प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ कमांड में वो बोलता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर को रिसीव करना चाहिए। अगर वो एक बॉस से ज्यादा ऑर्डर रिसीव करेगा ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड मतलब वो एक एक्सक्यूजेस बनाएगा कि किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए किसका बाद में एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो देखिए एफडब्ल्यू टेलर का कौन सा प्रिंसिपल है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसने बोला है टोटल ओवरऑल देयर शुड बी 8 बॉसेस, 4 बॉसेस एक्सपर्ट्स प्लानिंग डिपार्टमेंट के और 4 एक्सपर्ट्स किसके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की बर्डन से फ्री होने चाहिए। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होगी, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। और उसके बाद जो हमारा हेनरी फियोल था उसने एक कौन सा प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, जिसमें उसने क्या बोला था कि कमांड कितने बॉसेस से लेना है, ओनली 1 बॉस। उसमें एक बॉस था, इसमें 8 बॉसेस है, राइट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो पहला बॉस है वो है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क एक ऐसा बॉस है इस डिपार्टमेंट में जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को करेगा, ठीक है। वो एक स्टेप्स फॉर्म करेगा कि कैसे हमारी मैकेनिकल या मैनुअल जॉब को कंप्लीट करना है। ही विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये क्लर्क एक सीक्वेंस को तैयार करेगा, उस सीक्वेंस से हम जॉब या गोल को अचीव कर सकते हैं। क्लियर? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कौन बनाएगा, ये रूट क्लर्क। किस रूट में जाना है, कैसे गोल को अचीव करना है, सीक्वेंस बनाने वाला क्लर्क है रूट क्लर्क। अगला देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नेम से ही क्लियर है, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है इंस्ट्रक्शंस देता है कि जॉब को कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगला देखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम क्लर्क क्या करता है, ये टाइम डिसाइड करता है कि कितने टाइम में जॉब कंप्लीट करनी चाहिए। कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कि कितना खर्चा आएगा काम को करने में, राइट। अगला डिसिप्लिनरियन देख लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि सिस्टमैटिक मैनर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगले देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पहला गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। जो गैंग बॉस है ये क्या करता है, सारे मशीन टूल्स को गैदर करता है, इकट्ठा करता है मशीन टूल्स को, ठीक है। इसको गैंग बॉस बोलते हैं। अगला स्पीड बॉस, ये देखता है कि स्पीडली काम हो रहा है, अच्छी स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, काम में डिले तो नहीं हो रहा, नाम से क्लियर है, स्पीड से काम करवाता है। रिपेयर बॉस, अगर कोई मशीन में टूल्स में मशीनरी में डिफेक्ट आ जाए तो ये रिपेयर बॉस है, ये उसको रिपेयर करके देता है। अगला इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ये इंस्पेक्शन करेगा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आया है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। तो ये इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, राइट। तो इसके साथ आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक कंप्लीट हो गया। अगला देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एक ऐसा टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर का जिसमें वो कहता है हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द यूसेज ऑफ मशीनरी टू द फिनिश्ड गुड्स। वो कहता है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलोगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलोगे, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आ रहा है अच्छी क्वालिटी का, वेट साइज ये सब कुछ आप ध्यान में रख के चलोगे। साइज क्या है आपके प्रोडक्ट का, वेट क्या है,
ठीक है, कौन सी टेक्निक, कौन सा रॉ मटेरियल आपने यूज किया है, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप चलोगे, एक अच्छे स्टैंडर्ड, एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी मतलब जब एक एवरेज वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो हमेशा उसको थकावट तो होती है। व्हेन द एवरेज वर्कर is working in an organization, he always gets tired, वो फैटिगनेस उसको आती है तो उसको ब्रेक तो चाहिए, उसको रेस्ट इंटरवल तो चाहिए। तो इसके लिए एफडब्ल्यू टेलर क्या इंसिस्ट करता है, क्या कंडक्ट की जाएगी, एक फैटिग स्टडी इंसिस्ट की जाएगी। when the average worker is working in an organization, he always gets tired, he always wants some break, rest intervals, उसके लिए फैटिग स्टडी कंडक्ट की जाती है। जो एफडब्ल्यू टेलर है वो ये बोलता है कि मैनेजर की थिंकिंग करके, मैनेजर मतलब जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग फैटिग स्टडी कंडक्ट नहीं की जाएगी। जैसे मैनेजर का मन किया हो इतने टाइम के लिए ब्रेक दे दे, उसके उसका जो कुछ एक्सपीरियंस है, इंट्यूशन है, कुछ उसका मेथड है, उसकी थिंकिंग है, कहते हैं उस बेसिस पे फैटिग स्टडी कंडक्ट नहीं की जाएगी। फैटिग स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी ही कंडक्ट की जाएगी। वो बोलता है फैटिग स्टडी कंडक्ट करने के लिए पहले तो फैटिग स्टडी में हम क्या चेक करेंगे कि उसको कितना ब्रेक चाहिए, ठीक है, रेस्ट इंटरवल तो चाहिए, कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल चाहिए एक दिन में और कितने टाइम के लिए रेस्ट इंटरवल चाहिए। तो इन दो चीजों को देखने के लिए जो एफडब्ल्यू टेलर है वो ये इंसिस्ट करता है कि एक एवरेज वर्कर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आप स्टॉप वॉच लेके उस एवरेज वर्कर को देखेंगे। जब आप उस एवरेज वर्कर को देखेंगे कि वो काम कर रहा है, अब वो थक गया, ठीक है, ही गॉट टायर्ड, उसके बाद जब वो थकावट होती है उसको, आप उसको ब्रेक दे दीजिए, ठीक है, आपने उसको ब्रेक दे दी, फिर वो दोबारा रिफ्रेश हो गया, ठीक है। जब वो दोबारा रिफ्रेश होके काम करने लगेगा तो आप एक टाइम नोट कर लीजिए। देखिए आपका टाइम तो डिसाइड हो ही गया रेस्ट इंटरवल का, कि जितने टाइम उसको वो थका, उसको ब्रेक दे दी, वो दोबारा रिफ्रेश होके आया, जितना टाइम आप नोट करिए कि हाँ 15 मिनट में वो रिफ्रेश हो गया, वो आपने टाइम डिसाइड कर लिया रेस्ट इंटरवल का। अब नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कैसे, वो दोबारा थकेगा, दोबारा ब्रेक दीजिए, ठीक है, फिर वो दोबारा थकेगा, उसको दोबारा ब्रेक दीजिए। आप ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल एक एवरेज वर्कर को चाहिए और कितने टाइम के लिए रेस्ट इंटरवल चाहिए, ब्रेक चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों से आप क्या कंडक्ट कर सकते हैं, अपना फैटीग स्टडी, राइट। तो ये फैटीग स्टडी हमने एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंडक्ट किया, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, मिस मेथड ऑफ द मैनेजर, राइट। ये साइंटिफिक अप्रोच इसके साथ आप फैटीग स्टडी को कंडक्ट करेंगे। अगला देखिए मेथड स्टडी। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, तो जो आपका एफडब्ल्यू टेलर है वो ये बोलता है कि मेथड स्टडी भी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही कंडक्ट की जाएगी, कि कौन सा मेथड एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच ही देखेंगे। मैनेजर अपनी मर्जी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ नहीं बोलेगा कि ये मेथड आप ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि देयर आर 10 मेथड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो 10 मेथड है आपके पास जो आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके काम को कर सकते हैं, तो वो आप 10 के 10 मेथड को अप्लाई करिए, ठीक है। आप 10 के 10 मेथड को अप्लाई करके देखिए बेस्ट मेथड कौन सा है, किस मेथड को यूज करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और रिसोर्सेज कम वेस्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 मेथड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाई एवरी 10 मेथड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो बेस्ट मेथड आपको लगता है उस मेथड को अप्लाई करिए। तो मेथड स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है, टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड फ्रॉम ऑल द अदर मेथड्स, राइट। तो एक बेस्ट मेथड चूज करने के लिए मेथड स्टडी कंडक्ट की जाती है, और ये मेथड स्टडी हमेशा साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे आप करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, मिस मेथड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैनेजर, ओके। चलिए ये हो गया आपका मेथड स्टडी। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। देखिए टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी तब कंडक्ट की जाती है जब भी हमने एक एवरेज वर्कर का टाइम चेक करना है कि कितने टाइम में वो एक जॉब को कंप्लीट करता है, राइट। अभी टाइम स्टडी जो एफडब्ल्यू टेलर है वो ये बोलता है कि कभी भी कितने टाइम में एक एवरेज वर्कर काम को करेगा, ये टाइम मैनेजर अपनी मर्जी से, अपनी इंट्यूशन से, अपने मिस मेथड से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी विश से डिसाइड नहीं करेगा, पर क्या होगा, एक टाइम स्टडी को कंडक्ट किया जाएगा। इस टाइम स्टडी में क्या होता है, देखिए एक एवरेज वर्कर को आप देखेंगे जब वो काम कर रहा है, टेक अ स्टॉप वॉच इन योर हैंड, राइट, स्टॉप वॉच आप ले लीजिए अपने हाथ में। उसके बाद एक एवरेज वर्कर को देखिए कि वो जब काम कर रहा है
उसको आप ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ। ये ऑब्जर्वेशन आप 100 वर्कर के साथ करेंगे। क्लियर? एक वर्कर को देखने के बाद उसका टाइम नोट किया, उसके बाद ये प्रोसेस सेम 100 वर्कर्स के साथ चलेगी। ठीक है? आप इस टाइम स्टडी के बेसिस पे क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन एफिशिएंट वर्कर है, कौन इनएफिशिएंट वर्कर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने 8 आवर्स, देखिए एक टाइम फिक्स करिए, एग्जाम्पल 8 आवर्स आपने दिए हैं कि 8 घंटे में आपने काम को कंप्लीट करना है, अपने वर्कर को आपने 8 आवर्स दिए हैं। जो वर्कर पूरे 8 के 8 घंटे में काम को कंप्लीट करता है उसको एक एवरेज वर्कर का नाम दे दीजिए। ठीक है? जो 8 घंटे से पहले काम करता है, 6 घंटे में किसी ने कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंट वर्कर है। जो 8 घंटे में भी काम को कंप्लीट नहीं कर रहा, वो कौन सा वर्कर है, इनएफिशिएंट वर्कर है। तो वो कहते हैं टाइम स्टडी में आप एक एवरेज वर्कर को स्टॉप वॉच लेके हाथ में ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना टाइम लगा के काम को करता है। ये ऑब्जर्वेशन आप 100 वर्कर के साथ रिपीट करेंगे, उससे आपको टाइम पता चल जाएगा कि एवरेज वर्कर को इतना टाइम तो चाहिए काम करने के लिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन 8 आवर्स, एक टारगेट दे दीजिए कि 8 घंटे में काम को करना है। जो वर्कर 8 आवर्स में काम को कंप्लीट करता है, ही इज एन एवरेज वर्कर। जो लेस देन 8 आवर्स में काम को करता है वो एफिशिएंट वर्कर है। जो 8 घंटे से ज्यादा काम करने में लगाता है उसको इनएफिशिएंट वर्कर बोल दीजिए। ठीक है? उस अकॉर्डिंग उसको वेजेस दिए जाएंगे। अगला देखिए मोशन स्टडी। मोशन मतलब मूवमेंट। वो कहते हैं मोशन स्टडी के साथ हमने क्या देखनी है, मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स देखनी है। विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स। उनकी मूवमेंट को देखने के बाद उन मूवमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, राइट? अब देखिए हमने क्या करना है, जो तो प्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना है, और जो इन अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स है उन मूवमेंट्स को वर्कर्स की क्या करना है, डिक्रीज करना है। कहते हैं मोशन स्टडी कंडक्ट करके क्या हुआ था, जो एफ डब्ल्यू टेलर और उसका एसोसिएट फ्रैंक था, उसने मोशन स्टडी की हेल्प के साथ जो मूवमेंट है, वेस्टफुल मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वर्कर्स की, वो डिक्रीज किए थे 18 to 5। मोशन स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द मूवमेंट ऑफ द वर्कर। मूवमेंट चेक किए कि वो कौन कौन सी मूवमेंट करते हैं, वो खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, टूल निकाल रहे हैं बेंड होके, ये मूवमेंट्स को चेक करेंगे। मूवमेंट्स चेक करने के बाद उनकी मूवमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मतलब वेस्टफुल मूवमेंट में। फिर थर्ड पॉइंट आप बनाएंगे, प्रोडक्टिव मूवमेंट को इंक्रीज करना है, अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है। वो कहते हैं मोशन स्टडी की हेल्प के साथ जो एफ.डब्ल्यू. टेलर और उसका एसोसिएट फ्रैंक है, उसने वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को 18 से 5 में डिक्रीज किया। एग्जाम्पल ऑफ मोशन स्टडी आप ये लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, वो वर्कर अपने जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो टूल किट में से निकालता है, आपको ये सबको पता है, पर उसकी जो टूल किट है वो उसके नीचे पड़ी है, जमीन पे, फ्लोर पे पड़ी है, और वो क्या करता है, जब भी उसने टूल्स को निकालने होते हैं वो बेंड होता है अपनी चेयर पे बैठा बैठा, फिर वो फिर उठाता है, फिर बेंड होता है, फिर कितना टाइम इसमें वेस्ट हो गया। ये कौन सी मूवमेंट है, अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट है। तो उसने क्या किया, उन्होंने एक स्टूल रखा साइड पे, उस टूल पे वो टूल बॉक्स को रख दिया। अब देखो उसका बेंड होने का, खड़े होने का टाइम बच गया, तो वो उस टूल से, जो टूल बॉक्स उस पे पड़ा है उससे टूल्स निकालता था, वो अपने टूल्स को यूज कर लेता था। ओके, सो मोशन स्टडी की हेल्प के साथ पहले आप मूवमेंट को आइडेंटिफाई करिए, फिर दोनों मूवमेंट को आप डिफरेंशिएट करिए, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अगला देखिए वर्क स्टडी। जो आपका वर्क स्टडी है वो कॉम्बिनेशन है किस किस का, मोशन स्टडी का, टाइम स्टडी का, फैटिग स्टडी का, मेथड स्टडी का, ये सब स्टडीज का कॉम्बिनेशन आपका क्या है, वर्क स्टडी, राइट? कहते हैं अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करनी है, तो ये इन सब स्टडीज का कॉम्बिनेशन आपका वर्क स्टडी बनता है। अगला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, आपको नाम से ही क्लियर है, एक वर्कर को वेजेस मिलते हैं दिन के, ओके, तो उनको डिफरेंशियल पीस पे मिलने हैं, मतलब डिफरेंट वेजेस मिलने हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है उसमें जो वेजेस आप वर्कर्स को देंगे वो डिफरेंट वेजेस देंगे। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, एक होता है एफिशिएंट वर्कर, एक होता है इनएफिशिएंट वर्कर। जो आपके टारगेट्स को टाइम से पहले अचीव करता है वो एक एफिशिएंट वर्कर होता है। जो आपके टारगेट को अचीव लेट करता है गिवन टाइम से, उसको आप इनएफिशिएंट वर्कर बोलेंगे। ठीक है? अब देखिए
उस बेसिस पे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बेसिस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट वेजेस दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में आपने बोला कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं दिन में और 50 रुपीज के हिसाब से उसके पैसे मिलेंगे। 10 यूनिट 50 रुपीज, तो टोटल कितना मिलेगा उसको? 500 मिलेगा। ठीक है, अगर एक आपने एक टारगेट सेट किया कि 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो 50 रुपीज के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, 500 मिलेगा दिन का। अगर वो वर्कर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तो एफिशिएंट वर्कर है। 10 यूनिट से कितने यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है? वो 12 यूनिट। तो आप उसको 50 रुपीज के हिसाब से पैसे नहीं देंगे, आप उसको 60 रुपीज के हिसाब से देंगे। 12 यूनिट्स इंटू 60 इज 720, उसको 720 रुपीज मिलेंगे, राइट। और अगर ये तो एफिशिएंट वर्कर होगा क्योंकि उसने 10 यूनिट से कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया? 12 यूनिट्स। आपने भी 50 रुपीज नहीं दिए, उसको 60 दिए, राइट। और अगर एक वर्कर आपका ऐसा आ जाए जो 10 यूनिट से 12 की जगह 10 भी ना करे पर 8 ही यूनिट प्रोड्यूस की करे, 12 यूनिट से उसने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो आप उसको फिर 50-60 के अकॉर्डिंग थोड़ी ना दोगे, आप उसको 40 रुपीज के अकॉर्डिंग दे दोगे, तो 320 उसको मिलेंगे। आप ये समझ रहे हो? आपने एक टारगेट सेट किया था जो 10 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा उसको 50 दूंगा, 50 रुपीज मिलेंगे। और उसने 12 किए, वो एफिशिएंट वर्कर था, उसको आपने 60 अकॉर्डिंग दे दिए। जो वर्कर ने 10 से भी 8 यूनिट प्रोड्यूस किए, आपने उसको 40 रुपीज के अकॉर्डिंग दे दिया। तो आप ये समझिए, एफिशिएंट वर्कर को हमने ज्यादा पैसे दिए, इनएफिशिएंट वर्कर को हमने कम पैसे दिए। जो एक एवरेज वर्कर था जिसने 10 यूनिट्स के 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए, उसको हमने 50 रुपीज के अकॉर्डिंग ही दिए। तो इससे ये पता चलता है कि एफिशिएंट वर्कर को वेजेस ज्यादा मिल रहे हैं, इनएफिशिएंट वर्कर को वेजेस कम मिल रहे हैं। इससे जो एफिशिएंट वर्कर है वो और मोटिवेट होगा, वो अपनी एफिशिएंसी हमेशा मेंटेन करके रखेगा कि मेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे, वेजेस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और इनएफिशिएंट वर्कर भी एफिशिएंट वर्कर को देख के कि उसकी वो मोटिवेटेड फील करेगा कि हाँ मैंने भी कल को इतने ही टारगेट ज्यादा अचीव करना है कि मेरे को भी उसके जैसे वेजेस मिलेंगे, राइट। तो ये आपका है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप, एक होता है वर्कर ग्रुप। दोनों ग्रुप्स की एक राइवलरी, एक फाइट हमेशा एक दूसरे में चलती रहती है। मैनेजर्स बोलते हैं वर्कर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वर्कर्स ये सोचते हैं कि सारा काम भी वो करते हैं और उनको अंडरपेड किया जाता है, उनको कम पैसे दिए जाते हैं। कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन, एक पॉजिटिव चेंज लाने की जरूरत है उन दोनों ग्रुप्स में, और उन दोनों ग्रुप्स को ये बताने की जरूरत है कि वो अपना एक मेंटल रेवोल्यूशन लेके आए, माइंड में अपना वो एटीट्यूड को चेंज करें और पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के लिए फॉर्म करें, बिकॉज दे बोथ ग्रुप्स दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, वन कंपनी ओनली। देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन इन देम, दे शुड ऑलवेज फील हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, और वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ यूनिटी बना के, कोऑर्डिनेशन बना के चले।